नमस्कार, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिका दौरे के दौरान जो सवाल पूछा गया उससे बीजेपी परेशान है, उससे असहज हो गए हैं प्रधानमंत्री। नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में है जरूर, और भारत में दिल इसलिए नहीं लगा हुआ है कि भारत के लोग मुश्किल में है, मणिपुर जल रहा है, महंगाई बढ़ी हुई है, लोगों को रोजगार नहीं दे पाए, नौकरी नहीं दे पाए, काम नहीं दे पाए, इस वजह से नहीं दुखी है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी दुखी है पटना में हुई एक घटना की वजह से। और पटना में घटी वो घटना क्या है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी क्यों परेशान है? नरेंद्र मोदी परेशान इसलिए है कि विश्व गुरु बनकर वो अमेरिका में जो छवि बिखेरने तार हो चुकी है और इधर उनकी जमीन खिसकती नजर आ रही है। वो कहे जरूर कि राहुल गांधी को हम नहीं मानते, वो कहे जरूर भारतीय जनता पार्टी के लोग कि विपक्षी एकता में कुछ रखा हुआ नहीं है, ये तो चोचों का मुरब्बा है, काठ की हांडी है, वगैरह वगैरह। जनता पार्टी का, खुद नरेंद्र मोदी का दिल दहला हुआ है और वो घूम रहे हैं अमेरिका और उनका मन लगा हुआ है पटना में। पटना में जमा कौन कौन हुए थे? 16 दलों के सबसे बड़े नेता एक साथ एक मंच पर आए हैं। लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, बिहार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, तमाम दलों के बड़े बड़े नेता। तो इससे खलबली मची हुई है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये लोग सोचने कैसे लगे हैं, बोलने कैसे लगे हैं। आप अंदाजा लगाइए इस बात से कि मीटिंग कहां हुई विपक्षी दलों की? पटना में। प्रधानमंत्री कहां बैठे? अमेरिका में। और बयान कहां कहां से आ रहा है ये आप सोचेंगे तो आपका अजीब सा मन परेशान हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह वो जम्मू में थे। सोचिए, कहां जम्मू, कहां पटना। जेपी नड्डा उड़ीसा में थे जब पटना में विपक्षी दलों की बैठक चल रही थी। तो ऐसा क्या हो गया है कि जम्मू से लेकर उड़ीसा तक और भोपाल से लेकर महाराष्ट्र तक बयान पर स्मृति ईरानी बयान दे रही है कि हम विपक्षी दलों की एकता से घबराने वाली नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा भोपाल में फिर से काठ की हांडी चढ़ी। तो पटना में ऐसा क्या हो गया? आप नहीं मानते, नेता है, उनको हम क्या, उनको आपने तरह तरह से परेशान किया। दिल्ली का राज चलाने में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, उसको पलटने के लिए अध्यादेश ले आए। तो सवाल यह है कि यह घबराहट क्या कहती है? 2024 की लड़ाई नरेंद्र मोदी के लिए निष्कंटक नहीं रह गई है। यह घटना यह कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि विश्व गुरु की, भले बड़े नेता की उनकी छवि लगातार दरकती जा रही है। उनकी छवि इस मामले में भी लगातार टूट रही है कि उनके पास भारत की समस्याओं का कोई समाधान है, मूलभूत समस्याओं का। 22 तक किसानों की आमदनी हम दोगुनी कर देंगे। अरे दोगुनी छोड़िए साहब, जितनी आमदनी थी उतनी भी बची रह जाए तो काफी होगा। वो क्या कहते थे कि 2 करोड़ बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे। 9 साल के हिसाब से अभी तक 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। भारत सरकार के अपने मंत्रालयों में 10 लाख से ज्यादा नौकरी खाली है और लगातार खाली होती जा रही है। आपने सुना होगा कि सेना जैसे पायस ऑर्गेनाइजेशन में, पवित्र ऑर्गेनाइजेशन तक को नहीं छोड़ा, बेरोजगारों को आप सड़क पर लाकर छोड़ देते हैं। और उसके बाद पटना में जब जमावड़ा लगता है विपक्ष के बड़े नेताओं का, और वहां से एक संदेश जारी किया जाता है कि 2024 में हम नरेंद्र मोदी की सरकार को मिलजुल कर उखाड़ से आता है। जम्मू से बयान कहां से आता है? उड़ीसा से बयान कहां से आता है? भोपाल से बयान कहां से आता है? दिल्ली से, लखनऊ से। तो यह खलबली बहुत भयानक तरीके से मची हुई है कि विपक्ष के नेताओं की जो थी, जिस तरीके से आपने लगातार ईडी के जरिए, इनकम टैक्स के जरिए, सीबीआई के जरिए विपक्ष के बड़े नेताओं को धराशायी करने की कोशिश की, बदनाम, जैसे जिस तरीके से आपने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के घरों पर लगातार छापे मरवाए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कई नेताओं के घरों पर जो भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाता है उस पर छापे पड़ने शुरू हुए। अब बंगाल का उदाहरण बहुत
साफ है कि बंगाल के सबसे बड़े नेता ममता बनर्जी के बाद जब वो तमाम चिटफंड घोटालों में, शारदा चिटफंड घोटाले में पकड़े गए, सीबीआई की इंक्वायरी हुई, लेकिन जब वो भाजपा में शामिल हो गए, फिर वो तृणमूल में जाकर बैठ गए, फिर से वही सब बातें होने लगी। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि नरेंद्र मोदी की छवि टूट रही है। कुल मिलाकर कहानी यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है 2024 के चुनाव में। और राहुल गांधी को आपने पप्पू साबित करने का जो अभियान छेड़ा था, राहुल गांधी ने अपनी छवि लगातार मेहनत करके, कोशिश करके ममत्व से भरे एक नेता की बनाने की कोशिश की है। सोचता है एक ऐसा नेता जो बहुत सारी बुरी बातों का पता नहीं क्या क्या कहा गया, के नेता को कहा गया जर्सी गाय, कहा गया वो कौन सी विधवा है जो सारे पैसे खा जाती है, और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसी शब्दावली का इस्तेमाल किया था, और बाद में आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जुमले उछालते हैं। तो ये सब चीजें अब 9 साल में बेनकाब हो गए हैं नरेंद्र मोदी। कहना यह चाहिए कि उनका सारा जो पर्दा था, उनके चेहरे पर जो भी पड़ा हुआ था पर्दा, वो सब पटना में बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है। पटना की माफ कीजिएगा, पटना की घटना से बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है, और सबसे ज्यादा खलबली मची हुई है बिहार मची हुई है उत्तर प्रदेश में। इसके बारे में कि नीतीश कुमार की दखल उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत ज्यादा बढ़ने जा रही है। नीतीश कुमार का दांव पूर्वांचल को लेकर क्या होगा, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे बीजेपी का पूरा समीकरण उत्तर प्रदेश के लगभग 55 सीटों पर गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है, और उससे बीजेपी में बौखलाहट है, घबराहट है। तो सोचिए कि 2024 का चुनाव कौन सा करवट लेगा, किधर जाएगा। इस समय मैं गणपति पुले में मौजूद हूं। यह महाराष्ट्र की एक खूबसूरत सी जगह है, पीछे समंदर है, और यह समंदर की लहरें, ये चाहे जितना बड़ा हो लेकिन उसका वजूद कुछ नहीं होता। समंदर की विशालता के सामने एक आदमी का अस्तित्व कुछ नहीं होता। इसलिए जब भी मैं समंदर के सामने खड़ा होता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी हस्ती, मेरी हैसियत बहुत मामूली सी है, बहुत छोटी सी बात है मेरी, और उसी के जरिए मैं संवाद करता हूं। तो जो लोग भी अपने आप को समंदर से ज्यादा गहरा मानते हैं, ज्यादा विशाल मानते हैं, आसमान से ज्यादा उदार मानते हैं, उन लोगों को कभी कभार छुट्टी लेकर विदेश मुल्क के समंदरों के सामने जाकर खड़ा होना चाहिए, आसमानों के सामने, खेतों खलिहानों के सामने जाकर खड़ा होना चाहिए। आदमी का कद चाहे जितना बड़ा हो जाए, लेकिन हवाई जहाज से उड़ते हुए भी वो समंदर से विशाल कभी नहीं हो पाते। तो ये वीडियो यहीं रोकना पड़ेगा, क्योंकि जो 24 का चुनाव किधर जाने वाला है, ये पटना की जो विपक्षी दलों की मीटिंग हुई है उससे बहुत सारी चीजें साफ होती चली जा रही हैं, और आने वाले दिनों में ये और साफ होता जाएगा। बिल्कुल इस नजारे की तरह, इस आसमान की तरह, इस पानी की तरह, ये जो रंगीन पूरा नजारा है, हरा, नीला, विशाल, सफेद, धानी, ये सब हमको बताते हैं कि हमें सच बोलना चाहिए, हमें संविधान का हिमायत होना चाहिए, हमें खड़ा होना चाहिए मनुष्यता के पक्ष में, न्याय के पक्ष में, बंधुत्व के पक्ष में, और इसी के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे। तो आर्टिकल 19 इंडिया में गणपति पुले से इस वक्त इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और हमारा ट्विटर हैंडल आप जानते हैं, आर्टिकल 19_ इंडिया मेरा ट्विटर हैंडल, नवीन जर्नलिस्ट, जरूर फॉलो कर लीजिए। और जब आप जाएंगे YouTube पर तो नीचे घंटी जैसी आकृति बनती है, उसको जरूर दबाइएगा। इससे हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करेंगे। तो खुश रहिए और बने रहिए आर्टिकल 19 इंडिया के साथ। नमस्कार।